हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1000 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 2 वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश्ड हुए हैं। ये सीरीज़ का 3rd वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 30। सो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the very first question, what do you understand by heat treatment? ओके, सो हीट ट्रीटमेंट आपको पता होगा। सो हीट ट्रीटमेंट में हम लोग सबसे पहले कंपोनेंट को हीट करते हैं और फिर उसे अलग अलग मेथड से कूल करते हैं। अगर आप एनीलिंग प्रोसेस कर रहे हो मतलब आप उसे कूल जो है फर्नेस में कूल करोगे। अगर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है तो आप उसे एयर में कूल करोगे। अगर हार्डनिंग प्रोसेस है तो अलग अलग क्विंचिंग मीडियम में, जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, ऐसे क्विंचिंग ऐसे मीडियम में उसे क्विंच करोगे। सो दैट इज़ नथिंग बट यूर हीट ट्रीटमेंट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट को आपको हीट करना है और अलग अलग तरीके से उसे कूल करना है। दैट इज़ द हीट ट्रीटमेंट। सो द आंसर इज इट इज़ एन ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस ऑफ मेटल टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज़। सो इस ऑपरेशन में क्या होगा, सबसे पहले हीटिंग इन्वॉल्व होगा और फिर कूलिंग होगा। अब इसे करते क्यों है, क्योंकि आपको उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ चेंज करना है। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड हीट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म लैटेंट हीट। सो this we can understand with the help of this diagram. So it is an amount of heat that changes the property of a material without increasing its temperature any further. So latent heat is nothing but it is the amount of energy, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस सिस्टम का फेज चेंज करने के लिए, ओके, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। जैसे आप अगर वाटर लेते हो, आप उसे हीट कर रहे हो, सो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम। ओके, सो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू द स्टीम। सो दैट इज़ नथिंग बट द लैटेंट हीट। या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू आइस, सो दैट इज़ द लैटेंट हीट। So it is the amount of energy that changes the property of the material without increasing its temperature. So you are changing the phase without increasing the temperature. That is known as latent heat. देखिए यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड का कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड पे। ओके, सबसे पहले तो आपने हीट सप्लाई किया यहाँ तक, इसके बाद आपने हीट सप्लाई नहीं किया, बट देन अगेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, अब आपके पास लिक्विड है, अब आप हीट सप्लाई करते जा रहे हो इस पॉइंट तक। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं किया है, फिर भी उसका कन्वर्जन हो गया गैस में। ओके, सो यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो यू आर चेंजिंग द फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट, एंड दैट इज नोन एज लैटेंट हीट। सो द अमाउंट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया था कि आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो। सो टेम्परेचर जो है वो आपको कांस्टेंट करना है। सो द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ द मटेरियल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज नोन एज लैटेंट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन केस हार्डनिंग। ओके, डिफाइन केस हार्डनिंग। सो केस हार्डनिंग के अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि कार्बराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग। सो केस हार्डनिंग में होता क्या है। सो जैसे कोई कंपोनेंट आपके पास है और आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि वो हार्ड होना चाहिए। सो मोस्टली रिक्वायरमेंट ये होगी कि उसका सरफेस हार्ड होना चाहिए, ना कि पूरा कंपोनेंट हार्ड होना चाहिए। सो केस हार्डनिंग में हम लोग क्या करेंगे, उसका जो सरफेस है वो हार्ड कर देंगे और उसके अंदर जो मटेरियल है वो सॉफ्ट ही रहेगा, उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज़ नोन एज केस हार्डनिंग। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे और फिर आइदर नाइट्रोजन या फिर कार्बन ये इंट्रोड्यूस करेंगे और उसका जो केस है, उसका जो सरफेस है वो हार्ड करेंगे। सो द आंसर इज केस हार्डनिंग इज़ अ मेथड ऑफ मेकिंग आउटर सरफेस हार्डर ऑफ द स्टील पार्ट। ओके, सो जो भी स्टील पार्ट्स आपके पास है उसका आउटर सरफेस जो है वो हार्ड करेंगे और इस मेथड को कहते हैं केस हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई गैस कंटेनर आर मोस्टली सिलेंड्रिकल इन शेप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जितने भी गैस कंटेनर है वो आपने देखा होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में क्यों होते हैं। जैसे एलपीजी सिलेंडर आप ले लो, ओके, सो
वो भी कंटेनर सिलेंड्रिकल शेप में है, या फिर जैसे वेल्डिंग अगर आपको करना है तो आप आर्गॉन गैस यूज़ करते हो, या हेलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सारी गैसेस, नाइट्रोजन है, ये सारी गैसेस जो है वो यूज़ होती है वेल्डिंग के टाइम। सो उन्हें स्टोर करने के लिए भी जो कंटेनर्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। तो ऐसा क्यों? सो द आंसर इज़ the most efficient shape for withstanding high pressure is a sphere, but that would be costly to manufacture. Okay, so अगर मान लो आप लिक्विड है उसको हाई प्रेशर पे स्टोर कर रहे हो, या फिर गैस है उसको हाई प्रेशर पे अगर आपको स्टोर करना है, तो सबसे इफ़िशियंट जो शेप है वो है स्पीयर। बट स्पीयर को मैन्युफैक्चर करना बहुत कॉस्टली है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। सो नेक्स्ट शेप आपके पास आता है, दैट इज सिलेंड्रिकल शेप। सो अ सिलेंडर विथ ए डोम टॉप एंड अ डोम बॉटम इज मच चीपर शेप टू मैन्युफैक्चर्ड, स्टिल हैविंग गुड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट इंटरनल गैस प्रेशर। सो सिलेंड्रिकल शेप यानी क्या कि डोम शेप रहेगा टॉप पे, आप यहाँ पे देख सकते हो डोम शेप एट द टॉप एंड द डोम शेप एट द बॉटम। ये अलग अलग सिलेंडर्स है, डोम शेप एट द टॉप एंड डोम शेप एट द बॉटम। ऐसे शेप मैन्युफैक्चर करना बहुत इजी है, इसीलिए जो भी हाई प्रेशर लिक्विड, हाई प्रेशर गैसेस जो है वो सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग? ओके, सो ड्राइंग यू कैन क्लासीफाई इन टू कैटेगरीज, दैट इज ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। सो ये हो गया एग्जाम्पल ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग का। ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में आपके पास अलग अलग व्यूज़ होंगे। ये हो गया आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ओके, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आपको कंपोनेंट्स जो है उसकी मैक्सिमम विजिबिलिटी एक ही व्यू में मिल जाएंगी। जैसे आप इसको यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से देख सकते हो। सो ये बन गया आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जिसमें 3 व्यूज़ एक ही इसमें क्लियर हो गए। और ये जो है दिस इज़ ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। अब देखिए एक टाइम में इस पे एक ही शेप आपको दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप सामने से देखोगे तो ऐसे कुछ दिखेगा, अगर आप टॉप से देखोगे तो ऐसे कुछ दिखेगा, और अगर आप साइड से देखोगे, ओके साइड से देखोगे, ये फ्रंट व्यू हो गया, सॉरी। सो साइड व्यू इसका ये है, ओके ये फ्रंट व्यू है। सो फ्रंट से अगर आप देखते हो तो ऐसे दिखेगा, टॉप से देखते हो तो ऐसे दिखेगा, और साइड से देखते हो तो ऐसे दिखेगा। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। So the answer is orthographic projection are views of a 3D object showing 3 faces of it. Okay, so orthographic projection are the views. यहाँ पे 3 अलग अलग views है, front view, side views, front view, side view and top view. The 3 drawings are aligned so that if the page were fold, it would create a part of the shape. Okay, ये 3 अलग अलग drawing है। इसको अगर आप fold करते हो तो आपको ऐसे कुछ shape मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, अलग अलग व्यूज़ आपको इसमें दिख रहे हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। द 3 फेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ इट्स प्लान व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। ओके, प्लान व्यू मीन्स द टॉप व्यू, देन फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। ये सारे व्यूज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट कॉजेज वाइट स्मोक इन ए 2 स्ट्रोक लोकोमोटिव इंजन? आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे कुछ वाइट स्मोक गाड़ी से निकलता है। इसका रीज़न क्या है, क्यों वाइट स्मोक गाड़ी से निकलता है? ओके, द आंसर इज दैट इज द इंजन रनिंग टू लीन, दैट मीन्स लैक ऑफ फ्यूल। दिस कंडीशन विल लीड टू ओवर हीटिंग एंड फेलियर ऑफ द इंजन। सो अगर आप इंजन में फ्यूल का सप्लाई बहुत कम कर रहे हो, एयर ज़्यादा सप्लाई हो रही है और फ्यूल का सप्लाई अगर कम हो रहा है तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं होगा। ओके, सो उसे कहते हैं लीन कंडीशन, मतलब आपने फ्यूल कम सप्लाई किया है उसे कहेंगे लीन कंडीशन। रिच कंडीशन यानी जिसमें आप फ्यूल का सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो उसे कहेंगे रिच कंडीशन। तो जब भी लीन कंडीशन होगी तब इंजन से वाइट स्मोक बाहर निकलेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो टू रिच मिक्सचर, दैट मीन्स फ्यूल, एक्सेस फ्यूल आप सप्लाई कर रहे हो। टू लीन मिक्सचर, ओके दैट मीन्स आप एक्सेस एयर सप्लाई कर रहे हो और फ्यूल कम सप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ लीन मिक्सचर। Next question, what is the role of nitrogen in welding? Okay, the question is what is the role of nitrogen in welding? So welding आपको पता होगा, welding is a process of joining two similar or dissimilar metal. welding में आप दोनों similar या फिर dissimilar metal आप join कर सकते हो। That means you can join steel with steel or steel with aluminium also or with copper also. So that is a process of welding. It can be done with or without use of filler metal.
ओके आप फिलर का यूज़ कर सकते हो या फिर विदाउट यूजिंग फिलर ऑल्सो यू कैन जॉइन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. इट कैन बी डन विथ और विदाउट यूज़ ऑफ प्रेशर. अगर आप प्रेशर दे के वेल्डिंग कर रहे हो देन इट फॉल्स अंडर प्रेशर वेल्डिंग. विदाउट प्रेशर अगर आप कर रहे हो दैट इज़ फ्यूजन वेल्डिंग. सो दैट इज़ ऑल अबाउट वेल्डिंग प्रोसेस. सो वेल्डिंग में जो है गैसेस यूज़ होती है, अलग अलग गैसेस इसमें यूज़ होती है जैसे कि आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलियम. ये सारी गैसेस वेल्डिंग करते टाइम यूज़ होती है. तो क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन क्यों यूज़ होता है वेल्डिंग में. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग टाइप. ओके सो एक इलेक्ट्रोड होगा जो कि टंगस्टन का बना हुआ आता है विच इज़ नॉन कंज्यूमेबल इन नेचर. सो यहाँ पे एक आर्क जनरेट होगी इन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस. आर्क जनरेट होने की वजह से यहाँ पे हीट डेवलप होगी. और अगर आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो तो आप एक कंज्यूमेबल फिलर यहाँ पे यूज़ करोगे. ठीक है, फिर वो फिलर जो है वो मेल्ट होगा. उसके बाद ये कंपोनेंट भी जो है वो यहाँ पे पार्शियल मेल्टिंग होगा, राइट. और फिर वो सॉलिडिफाई होगा और दोनों जो पार्ट है वो ज्वाइन हो जाएंगे. अब इसमें ये जो है ये है एक सिलेंडर जिसमें आप आइदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन ये सारी गैसेस यूज़ कर सकते हो, हीलियम. तो इसमें नाइट्रोजन का रोल क्या है. सो जब भी आप वेल्डिंग करोगे तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो लिक्विड, जो भी इसका लिक्विडस टेम्परेचर उसके ऊपर ही है, ऑब्वियसली इसे आप मेल्ट कर रहे हो. तो वो जो मोल्टन मेटल है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगा. ऑक्सीजन के अगर वो कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे जो कि ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल फेज है, जिसके वजह से इस जॉइंट की स्ट्रेंथ कम होगी. तो आप क्या करोगे, वहाँ का ऑक्सीजन रिप्लेस करोगे नाइट्रोजन के साथ या फिर इनर्ट गैसेस के साथ. ओके तो वो रोल है इनर्ट गैसेस का. वहाँ का जो ऑक्सीजन है वो आप रिप्लेस करोगे इनर्ट गैसेस के साथ. इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा. तो जो भी मोल्टन मेटल है, अगर आप मान लो यहाँ पे आर्गॉन यूज़ कर रहे हो तो आर्गॉन विल नॉट रिएक्ट विद दिस मोल्टन मेटल. तो यहाँ पे कोई भी ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं होंगे. Okay, so here the question is, what is the role of nitrogen in welding? The answer is, nitrogen is used to prevent porosity in the welding member by preventing oxygen and air from entering the molten metal during the welding process. So जो भी मैंने अब तक डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्साइड को वहाँ से हटा देगा जिसके वजह से ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं होंगे. अदर गैसेस ऑल्सो वी कैन यूज़ लाइक आर्गॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सो दिस मेनी गैसेस वी कैन यूज़. सो जब ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होगा, अप टू 2% वी कैन यूज़. ओके कोई मेटल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन इंटेंशनली यूज़ होता है, उसके कुछ अलग एडवांटेजेस भी है. बट मोस्टली इनर्ट गैसेस जो है वो यूज़ होते हैं टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको इंटरव्यू में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. इज़ इट द स्ट्रेस दैट प्रोड्यूसेस द स्ट्रेन और स्ट्रेन प्रोड्यूसेस द स्ट्रेस. ओके क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस ये स्ट्रेन को प्रोड्यूस करता है या फिर स्ट्रेन स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है. ओके क्वेश्चन प्लीज़ समझ लीजिए. स्ट्रेस स्ट्रेन को प्रोड्यूस करता है या फिर स्ट्रेन स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है, राइट. तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है. स्ट्रेस मतलब मान लीजिए एक कंपोनेंट आपके पास है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो सेम फोर्स वो कंपोनेंट आपके ऊपर अप्लाई करेगा. सो दैट रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज नोन एज स्ट्रेस, राइट. अब स्ट्रेन क्या है, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसमें स्ट्रेसेस आएंगी एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स, ओके उस कंपोनेंट में कुछ डिफॉर्मेशन आएगा. सो दैट डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ दैट इज नोन एज स्ट्रेन. अब देखिए दोनों डिस्कशन में स्ट्रेस ऐसा है कि आपने फोर्स अप्लाई किया तो आपको उस साइड से एक रिएक्शन आ रहा है. सो दैट रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज नोन एज स्ट्रेस. अब स्ट्रेन क्या है कि आपने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, दैट डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ दैट इज नोन एज स्ट्रेन. मतलब दोनों में क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो भी अप्लाइड फोर्स, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो ये रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस को और स्ट्रेन को.
और वही इस क्वेश्चन का आंसर है कि द अप्लाइड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेन. Next question, what is extruded aluminium? Okay, the question is what is extruded aluminium? So सबसे पहले हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस समझ लेते हैं. So आपको जो है जो मेटल है वो प्लास्टिक स्टेज में आपको लेना है. ओके, एक डाई के अंदर, और फिर एक रैम होगा. वो रैम जो है उस मेटल को जो कि प्लास्टिक स्टेज में है उसको जो है फोर्सफुली एक डाई में से पास कराएगा. अब डाई यानी क्या, जो भी कंपोनेंट आपको तैयार करना है बस उस कंपोनेंट के शेप का एक कैविटी होगा. ये जो है कैविटी है. ओके, वो डाई यहाँ पे लगा होगा. फिर जो भी प्लास्टिक स्टेज में मटेरियल है उसको आप फोर्सफुली यहाँ से पुश करोगे, उस डाई में से वो मटेरियल पास होगा. तो जो भी शेप आपने यहाँ पे दिया है उसी शेप में ये मटेरियल बाहर आएगा. राइट, दैट इज़ नोन एज एक्सट्रूजन प्रोसेस. अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम? So extrusion is the process where the metal or a metal bar is pulled through a mandrel to elongate it or to give a final shape. Okay. Then extruded aluminium is a common form of making small aluminium wire, bars or beam, and many varieties of small non-structural decorative piece. Okay. So आपको आंसर समझ में आ गया होगा. Next question, what is Newtonian fluid? Okay. ये अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. हर एक वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूटोनियन फ्लूइड? ओके, सो फ्लूइड यू कैन क्लासीफाई इनटू मेनी कैटेगरीज लाइक न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूटोनियन फ्लूइड? सो अ न्यूटोनियन फ्लूइड possess a linear stress strain relationship curve and it passes through the origin. ओके, अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप किसी फ्लूइड का प्लॉट करते हो और अगर आपको लीनियर मिलता है दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो उस फ्लूइड को हम लोग कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड. ओके, वेयर द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो दैट इज अंडर न्यूटोनियन फ्लूइड. द फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूटोनियन फ्लूइड डू नॉट चेंज व्हेन एनी फोर्स एक्ट्स अपॉन इट. ओके, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं होती है व्हेन एवर यू अप्लाई द फोर्स. ये जो रिलेशनशिप है वो आपको कांस्टेंट मिलेंगे. सो दैट इज़ न्यूटोनियन फ्लूइड. सो ये थे 10 क्वेश्चन इस वीडियो में. सो अगर आप कोई टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, प्लीज़ आप चैनल पे जाइए, वो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.